मूव करते हैं एक्सएसएस पे कि एक्चुअल में एक्सएसएस क्या है। लेट्स सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। वेल बेसिकली मैंने यहाँ पे टोटल 6 टाइप्स के क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लिखे हैं, इवन दो होते और भी हैं बट स्टिल मैंने एज अ बिगनर फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे रखा था। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, देन इसके बाद मैं आप लोगों को एक डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा ताकि आपको एक ईजी वे में अंडरस्टैंड मिल सके कि एक्चुअल में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है और कैसे काम करता है। एंड मैं इसके आपको पेलोड क्राफ्ट करना भी बताऊंगा कि इसके पेलोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि एज यू ऑल नो कि ये बेसिक से इंटरमीडिएट तक का कोर्स है, तो पहले आप लोगों को बेसिक से इंटरमीडिएट तक तैयार हो गए। देन इसके बाद हम लोग एक एडवांस कोर्स भी निकालेंगे जिसमें लाइक फुल कह सकते हो रेड टीमिंग की मेथोडोलॉजीज रहेंगी वेब पेन टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो वो भी मैं ही सिखाऊंगा, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे cross site scripting is a type of security vulnerability that can be found in some web application. XSS attack enables attacker to inject client-side scripts into web pages viewed by other users. That means कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो कि सम एप्लीकेशंस में पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि अटैकर्स को अलाउ करती है या इनेबल करती है कि वो क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट कर सकें वेब पेजेस में। ठीक है, इन केस अगर मैं आपको एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कराऊं तो ऑनलाइन पेंट ये ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके परफेक्ट। सो नाउ सो एज यू कैन सी कि ये हमारा मान लो कि वेब पेज है एक। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इनपुट पैरामीटर है, तो अब यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो कुछ भी। तो मान लो कि ये जो इनपुट पैरामीटर है ये वल्नरेबल है किससे, एक्सएसएस से। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे पेनिट्रेट किया एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बाद आपको मालूम चला कि वेल इट इज एक्चुअली वल्नरेबल टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो देन जी हाँ क्या हुआ, क्या हो गया? ठीक है, तो अब यहां पे हमको मालूम चल गया। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के हमने पेनिट्रेट किया, तो वही यहां पे कहना चाह रहा है कि यहां पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। अब वो स्क्रिप्ट क्या चीज में लिखी जाती है, लाइक कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो एज यू ऑल नो कि क्लाइंट साइड है ये वेबसाइट का। ठीक है, और वेबसाइट का क्लाइंट साइड किस किस चीजों पर डिजाइन होता है, वो होता है HTML। लैग हो गया यार, ये लिनक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आजकल कि लाइक इसमें अब आई डोंट नो क्या है बट स्टिल कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ग्राफिक कार्ड्स ये वाले आगे सपोर्ट नहीं करते मेरे उसमें। HTML देन CSS आ गई, देन जावास्क्रिप्ट आ गई, देन PHP आ गई। यस, PHP भी क्लाइंट साइड पे यूज करी जाती है। ठीक है, सो ये सारे लैंग्वेजेस से मिलके बनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग रियल लाइफ वेबसाइट्स वगैरह पे भी देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ वेबसाइट में भी करके दिखाऊंगा मैं, एंड देन आप लोगों को एक रियल लाइफ वेब एप्लीकेशन दूंगा भी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अब यहाँ पे जो पेलोड क्राफ्ट होते हैं या स्क्रिप्ट बनाई जाती है वो किन किन में बनाई जाती है, आप HTML और जावास्क्रिप्ट में बनाते हो। ठीक है, यही दो वो हैं जिनमें आप लोग एक्सएसएस के पेलोड को क्राफ्ट करते हो। ओके, सो यहाँ पे अभी कह सकते हो HTML और CSS की हेल्प से हम लोगों ने बनाया, देन हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया एंड इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पे कह सकते हो हमको पॉपअप हो गया अलर्ट। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख के आ गया। ठीक है, एंड जस्ट ये हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अगर मैं इसको एक डायग्राम के साथ समझाऊं, एक्सएसएस इमेज में जाता हूं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट डायग्राम कौन सा है जो मैं आपको समझा सकूं। ओके, आई गेस ये परफेक्ट लग रहा है। सो आप लोग देख पा रहे हो कि स्क्रीन विजिबल है ना मेरी प्रॉपरली।
यस यस विजिबल है। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टेप वाइज भी लिख रखा है, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड, ठीक है। तो हाँ, तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, हैकर इंजेक्ट ट्रस्टेड वेबसाइट विद मलिशियस स्क्रिप्ट्स। दैट मीन्स कि एक हमारे पास ट्रस्टेड वेबसाइट है एंड हैकर ने वहां पे किया क्या कि वहां पे मलिशियस स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट इन द सेंस मलिशियस स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट कर दिया या एग्जीक्यूट करा दिया, और उससे उसको मालूम चल गया कि वहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा था यहाँ पे कि HTML और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बनाई गई हैं स्क्रिप्ट्स, देन वहां पे उसको मालूम चल गया एक्सेस है और उसने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड क्या था कि विक्टिम विजिट ट्रस्टेड वेबसाइट एंड ट्रिगर्ड मलिशियस स्क्रिप्ट्स। अब ये मान लो कि विक्टिम था एक, ये अनजान में वेबसाइट में गया, उसको क्या मालूम कि वहां पे एक्सेस की वल्नरेबिलिटी है और हैकर ने स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट कर रखा है, ओके। तो यहां पे उसको नहीं मालूम चला, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि वो तो गया और उसके क्लाइंट साइड पे ये एग्जीक्यूट हो गया, क्लाइंट साइड इन द सेंस जो आपका ब्राउजर है उधर पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हर बार जरूरी नहीं होता है कि कह सकते हो कि वेबसाइट की कमी में ही डिपेंड करे। अगर वेबसाइट में कमी ना भी हो, अगर आपके ब्राउजर में कमी हुई तो भी एक्सेस मिलता है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं एक्सेस से ब्राउजर को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं कि आपका ब्राउजर सिक्योर है कि नहीं। इसीलिए कह सकते हैं कि हम लोग जो फायरफॉक्स को यूज करते हैं वो कह सकते हो पेन टेस्टिंग का ब्राउजर माना जाता है, क्योंकि इसी ब्राउजर में आप पूरा चीज कर सकते हो। क्रोम पे जाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे, सफारी पे, ओपेरा में, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ठीक है, ब्रेव में, समथिंग कुछ ना कुछ उस सब में तुम ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विक्टिम गया, उसके ब्राउजर पे क्लाइंट साइड पे वो एग्जीक्यूट हो गया जो भी स्क्रिप्ट था। मान लो कुकी को स्टील करने का वहां पे कोड वगैरह लिखा गया था एंड जस्ट स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया और वहां पे उसके क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट हो गया इसके लैपटॉप में। तो अब हुआ क्या, थर्ड फेज में क्या हुआ कि विक्टिम्स ब्राउजर एग्जीक्यूटेड malicious scripts and unknowingly forwarded desired information such as session token, cookies, etc. to hacker. दैट मीन्स कि वहां पे ब्राउजर पे यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली, देन हैकर के पास वो सारी चीज वहां पे चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा ये सब था, ठीक है। यही होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। वेल अब आप सोच रहोगे कि यहाँ पे हर बार क्या है वेबसाइट में इंजेक्ट कर सकते हैं, नहीं, इसके टाइप्स पे भी डिपेंड करता है। ये वाला जो केस सिनेरियो है ये था स्टोर्ड बेस का या परसिस्टेंट बेस का, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेसेस, ठीक है। मैं बताता हूँ और भी यहाँ पे कई सारे टाइप्स ऑफ एक्सेसेस हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक जेन्युइन एक्सेसेस का केस सिनेरियो कि क्या होता है एक्चुअल में एक्सेसेस में, ओके। देन अभी हम जाते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो समझ लिया कि एक्चुअल में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, ओके। एंड अभी हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ टोटल 6 लिख रखे हैं। एक्चुअल यहाँ पे मैं 2 और इंक्लूड करने वाला था, डॉम रिफ्लेक्टेड और डॉम स्टोर्ड, ठीक है। बट वो थोड़े लाइक कंफ्यूजिंग है, वो लाइक जब आपको थोड़ा ओवरऑल एक्सपीरियंस हो जाएगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, जब आपको जावास्क्रिप्ट मालूम चल जाएगी एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट HTML प्रोग्रामिंग आने लगी, तब आप वो सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए सक्सेसफुल रेडी रहते हो। क्योंकि डॉम बेस पे क्लाइंट साइड को स्क्रिप्ट करना रहता है वेबसाइट के स्क्रिप्टिंग के हिसाब से, ठीक है। सो दैट्स उसके लिए स्क्रिप्टिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी का मतलब समझते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, देन इसको एंड हर चीज़ को, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। एक मिनट, कौन कौन आया है आज, बाकी स्टूडेंट्स नहीं है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट नॉर्मल बता दिया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, ठीक है। सो reflected accesses involves injecting malicious code, executable code into an HTTP response. The malicious scripts does not reside in the application and does not persist. The victim's browser execute the attack only if the user opens a web page or link set up by the attacker.
ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल में क्या केस सिनेरियो होता है, रिफ्लेक्टेड बेस में होता क्या है, रिफ्लेक्टेड बेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में होगा क्या कि वहां पे हैकर ने मान लो रिफ्लेक्टेड बेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किया तो वो HTTP के रिस्पॉन्सेज में ही कह सकते हो उसको फाइंड कर सकता है बस, ठीक है। मलिशियस कोड्स को एग्जीक्यूटेबल्स को वहीं पे इंजेक्ट करके कह सकते हो वो फाइंड कर सकते हैं, एंड उसके बाद वो लिंक में ही कह सकते हो पेलोड को कंबाइन करके हमको विक्टिम को देना पड़ेगा, ठीक है। तभी वहां पे कह सकते हो वो एक्सप्लॉइट कर पाएगा उसके वेब ब्राउजर को या समथिंग उसके यूजर अकाउंट को, ठीक है, उन सब चीजों को। ओके, देन अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड बेस में, एक बार रिफ्लेक्ट करता है, देन उसके बाद जब तक वो कह सकते हो जो कोड है तुम्हारा लिंक के साथ अटैच रहेगा, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे एक मैं जस्ट एक बेसिक सा केस सिनेरियो दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे example.com / search $Q equals to स्क्रिप्ट। तो मान लो कि जब तक ये सर्च ऐसा होता रहेगा और जब तक तुम रिफ्रेश करते रहोगे इस URL को, तब तक वो रिफ्लेक्ट होगा। जब अगर तुम इसको हटा दोगे तब कुछ करोगे तब कुछ नहीं होगा वहां पे बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे कह सकते हो ये स्क्रिप्ट ये पूरा URL तुमको अपने विक्टिम को देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टोर्ड, ठीक है। सो स्टोर्ड एक्सेसेस which is also known as type 1 और persistent accesses। अब हम इसको type 1 accesses भी बोलते हैं और persistent accesses भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो अब stored base में होता क्या कि typically rely on unsanitized user input point for scripts permanently stored on the target servers, since these attacks allow malicious users to control how the browser executes a script. They can typically facilitate a complete user account takeover. Okay, well, अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टोर्ड बेस पे एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो रहता है वो अनसैनिटाइज यूजर इनपुट पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को तब मिलेगा जब आप किसी वेबसाइट के एडमिन पैनल एक्सेस ले लोगे और वहां पे जो आप कह सकते हो रिकॉर्ड्स वगैरह रख सकते हो, तो वहां पे आपको देखने को, मैं डैम श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, वहां पे देखने को मिलेगा। 100 में से 95 वेबसाइट्स में देखने को मिलेगा, इवन 99 वेबसाइट्स देखने को मिलेगा। मैंने आज तक जितने भी वेबसाइट पेन टेस्ट करी है उनके एडमिन पैनल को एक्सेस किया है, तो वहां पे मेरे को स्टोर्ड बेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो अगर आप किसी वेबसाइट पे फाइंड कर लेते हैं एडमिन पैनल, उसको एक्सेस कर लेते हैं, सो ओके, चलो मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा दूंगा इसका, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो कह सकते हो कि अनसैनिटाइज यूजर इनपुट पॉइंट्स रहते हैं और वहां पे जो स्क्रिप्ट्स रहती हैं परमानेंट स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। किसी ऐसी जगह को ढूंढो जहां पे स्क्रिप्ट्स परमानेंट स्टोर हो रही है वेबसाइट में कहीं पे, वहां पे तुम स्टोर्ड एक्सेसेस फाइंड कर सकते हो। जब तुम्हारा कुछ इनपुट दिया गया कहीं पे जाके स्टोर हो रहा हो, ठीक है, भले डेटाबेस में हो रहा हो, लेकिन डेटाबेस में जो हो रहा होता है वो अलग एक्सेसेस माना जाता है। हालांकि वो भी स्टोर्ड बेस ही रहता है बट उसको अलग चीज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तुमको मालूम नहीं रहता है वो स्टोर्ड हो रहा है, बट एक्चुअल में स्टोर्ड हो रहा होता है। ओके, सो यहीं पे तो कह सकते हो कि यहीं से कह सकते हो अटैकर अलाउ करता है यूजर को कह सकते हो कि अगर वहां पे स्टोर्ड बेस मिल गया तो वहां पे अटैकर को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अकाउंट टेक ओवर करने को, डिफेसमेंट करने को, या कह सकते हो वेबसाइट का कंटेंट चेंज वगैरह करने को, ठीक है, या किसी फिशिंग साइट पे रिडायरेक्ट करने को, या सो ऑन चीज़, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ओके, तो स्टोर्ड बेस में क्या रहता है, हमारा जो स्क्रिप्ट्स रहता है वो कह सकते हो कि परमानेंटली स्टोर हो जाता है वेबसाइट पे, और वो जितनी बार यूजर जाएगा वहाँ पे उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, तुमको लिंक वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन अब हम बात करते हैं डॉम बेस। तो डॉम बेस कह सकते हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कह सकते हो स्क्रिप्टिंग के बेस पे रहता है। जो एक्चुअल हमारा लैब है, अगर मैं यहाँ पे लैब एक्सेस करके दिखाऊं एंड यहाँ पे 192 and hit enter Matilde, and if you go to the cross site scripting and यहाँ पे DOM base पे जाओगे तो DOM base पे यहाँ पे DOM base, तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे
HTML5 स्टोरेज, यहाँ पे एक बेसिक केस सिनेरियो है, ठीक है। ये तो कह सकते हो ये नॉर्मल डॉम बेस है। जो एक्चुअल डॉम बेस रहते हैं वो अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे इंजेक्शन के पार्ट में मिलेगा, और वो है जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन। अरे कहाँ गया पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। तो ये तो इसको भी हम समझेंगे, मैंने इसको इंक्लूड किया है अपने वो कोर्स में कि इसको कैसे जावास्क्रिप्ट के अगेंस्ट में कैसे जाके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो इसी को तुम जावास्क्रिप्ट हैकिंग या डॉम बेस कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्लाइंट साइड कोई स्क्रिप्ट्स को चेंज कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये ऐसा माना जाता है, ओके। तो यहाँ पे DOM base बेसिकली क्या है, DOM base accesses or as it is called in some texts type 0 accesses, DOM base को तुम type 0 भी कह सकते हो, is an accesses attack wherein the attacker payload execute as a result of modifying the DOM environment in the victim's browser used by the original client side script so that the client side's code run in एज अनएक्सपेक्टेड मैनर। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि क्लाइंट साइड के स्क्रिप्ट्स को चेंज किया जाता है, तो यहाँ पे यही रहता है कि डॉम इन्वायरमेंट को कह सकते हो मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। कह सकते हो कि एक्चुअली मैं ये डॉम का फुल फॉर्म भूल गया हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हम लोग क्लाइंट साइड के स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे चेंज करते हैं एंड उसके बिहाफ में हम लोग यहाँ पे एक्सेसेस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कह सकते हो कि डॉम बेस एक्सेसेस, ठीक है। सो अगर तुमको इसका कह सकते हो फुल फॉर्म वगैरह जानना हो तो बेसिकली मेरे को तो अभी याद नहीं आ रहा, कह सकते हो डॉम अरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट समथिंग कुछ था, एम से आई गेस मॉडल था, आई डोंट नो, जस्ट नॉर्मली तुम सर्च कर सकते हो। हाँ मॉडल था याद आ गया, ठीक है मॉडल ही था, तो यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो डॉम फुल फॉर्म, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके सही था मेरा। सो ये हमारा डॉम एक्सेसेस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ब्लाइंड एक्सेसेस की। एक्चुअल में ब्लाइंड एक्सेसेस क्या है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ब्लाइंड एक्सेसेस बेसिकली ये भी एक कह सकते हो परसिस्टेंट एक्सेसेस की ही वैरायटी है, ठीक है, जो कि परमानेंट सेव हो जाती है वेबसाइट्स में। बट यहाँ पे आप लोगों को मालूम नहीं होता है कि जो ब्लाइंड एक्सेसेस है वो एक्चुअल में सेव हो चुका है वेबसाइट्स के डेटाबेस में, एंड इफ कह सकते हो कि ये जो सेव हो रही है कहीं पे, दैट मीन्स कि वहाँ पे आप लोग परसिस्टेंट एक्सेसेस फाइंड कर चुके हैं, और परसिस्टेंट एक्सेसेस कितना खतरनाक हो सकता है वो आप खुद जानते हो, ओके। तो एक्सेसेस को आप लोग एसक्यूएल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एसक्यूएल को एक्सेसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हालांकि वो कह सकते हो अलग पार्ट हो गया, वो थोड़ा रेड टीमिंग या ब्लैक हैट इंडस्ट्री के पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो ब्लाइंड एक्सेसेस है ये आपको मालूम नहीं रहता है कि एक्चुअल में वहां पे एक्सेसेस है, ठीक है। तो पहले कह सकते हो कि क्या रहता था कि यहाँ पे परसिस्टेंट बेस है, हमको स्टोर्ड बेस में मालूम चल जाता है क्योंकि वो स्टोर हो रहा है क्लाइंट साइड पे ही, इसलिए हमको मालूम चल जाता था। बट ये जो रहता है कह सकते हो यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ, ब्लाइंड एक्सेस वल्नरेबिलिटी आर अ वेरिएंट ऑफ परसिस्टेंट एक्सेस वल्नरेबिलिटीज, दे अकर्स व्हेन द अटैकर इनपुट इज सेव्ड बाय द वेब सर्वर and executed as malicious scripts in another part of the application in or another application. That means कि ये वेब सर्वर में सेव हो रहा है जाके, ठीक है, ना कि क्लाइंट साइड में सेव हो रहा है। तो वेब सर्वर में सेव हो रहा है, दैट मीन्स कि सर्वर पे सेव हो रहा है, तो हम सर्वर का कह सकते हो वहाँ पे हम सर्वर में मिसकन्फिगरेशन क्रिएट कर सकते हैं। एनीथिंग सर्वर पे जा, हमारी स्क्रिप्ट सर्वर तक पहुँच रही है तो हम वहाँ पे कुछ भी मिसकन्फिगरेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे कह सकते हो हम कई सारे ऐसी चीज कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट हो रही है एज अ malicious स्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन वो अनदर पार्ट में हो रही है किसी ये एप्लीकेशन में या किसी अनदर एप्लीकेशन में, ठीक है। क्योंकि अब अनदर यहाँ पे अनदर एप्लीकेशन क्यों बोला गया, क्या यही वो सेम वेबसाइट पे नहीं होगा, बट कई बार अनदर एप्लीकेशंस पे भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज यू ऑल नो कि हमारी जो वेबसाइट्स रहती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इन डिटेल में समझाऊं तो एक मिनट, आर्यन आया था ना, अरे ब्राउजर ही हैंग मार गया यार। आर्यन आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ,
तुम ये एक्सरसाइज तुम बोल रहे थे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, सारी चीज़ों को एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, ऑल ओवर चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। देन कल एक और क्लास होगी एक्सरसाइज की, जिसमें मैं और थोड़ा एडवांस चीज़ें बताऊंगा। सो अब इसकी मान लो कि आप लोगों को तो मालूम है कि एक वेब सर्वर है, मान लो कि यहाँ पे ये एक बड़ा सा वेब सर्वर है। अब मान लो ये टॉम कैट का वेब सर्वर है, ठीक है, टॉम कैट, एक्चुअल राइटिंग पे ध्यान मत देना, वो माउस से मैं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई। तो अब तुमको तो मालूम है कि एक वेब सर्वर में मल्टीपल वेबसाइट्स रहती हैं, अब एक तो वेबसाइट रहती नहीं है। तो वहां पे मान लो कि एक तुम्हारी ये टारगेट वाली है, ठीक है, एक है कोई और है, एक है वो कोई और है, एक है वो कोई और है। तो जब मान लो कि तुमने इससे इसके वेब सर्वर पे ही मलिशियस स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करा दिया, तो वेब सर्वर किसी को भी भेज सकते हैं वो रिक्वेस्ट। सो इसलिए यहां पे बोला गया है अनदर एप्लीकेशन। ओके, सो ब्लाइंड एक्सेस समझ आ गया ना? हाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्सेस। सेल्फ एक्सेस कह सकते हो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट रहता है, बट सेल्फ एक्सेस को तुम लोग रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, इजी सा चीज होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि एक्चुअल में सेल्फ एक्सेस है क्या, कि पहले हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। अब मान लो कि तुमने सक्सेसफुली एक रिफ्लेक्टेड या स्टोर्ड बेस कह सकते हो कि फाइंड कर लिया, बट अब तुम्हारे पास उसको किसी और के कह सकते हो ब्राउजर में एग्जीक्यूट कराने का कह सकते हो आइडिया नहीं है। मान लो तुमने एक वेबसाइट है, उसमें कह सकते हो रिफ्लेक्टेड ढूंढ लिया, CTE रिफ्लेक्टेड XSS, ठीक है, तुमने ये ढूंढ लिया, बट तुमने मिसकॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्रिएट करी, देन उसके बाद रिक्वेस्ट में मॉडिफिकेशन करके वो सारी चीज़ें करी, तो तुमको ये जो तुम्हारी पेलोड है वो तुम कह सकते हो वेब किसी और के ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हो, तुम अपनी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करा पा रहे हो, क्योंकि तुमने वो सेल ढूंढा है। तो अगर तुम किसी और के उसमें एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे हो, दैट मीन्स कि वहां पे वो सेल्फ एक्सेस है। ओए 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 ओए, ये क्या लिख दिया था, ठीक है। तो अभी ओके ओके, काम करके, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेल्फ एक्सेस इज अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक यूज्ड टू गेन कंट्रोल ऑफ विक्टिम वेब अकाउंट्स। In self-access attacker, the victim of the attack unknowingly runs malicious code in their own web browser, thus exposing personal information to the attacker, kind of a vulnerability known as cross-site scripting. तो सेल्फ एक्सेस में ये रहता है कि हमको उसके ब्राउजर पे खुद एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, ठीक है, उसको बताना पड़ता है ये करो वो करो, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड या स्टोर्ड तो है नहीं कि हम उसको लिंक दे दें या उस वेबसाइट पे भेजवा दें। यहाँ पे कह सकते हो सेल्फ एक्सेस है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक के ही अकाउंट में ही होता है, ठीक है, या किसी एक ही ब्राउजर पे होगा, ठीक है। अगर तुम वही सेम चीज किसी और को दोगे तो उसकी उसमें नहीं होगा, ठीक है, इसलिए। बट ऐसा नहीं कि सेल्फ एक्सेस के यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, कि इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट होता है इनका भी, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स तुम्हारी अच्छी है, मेथोडोलॉजी अच्छी है, देन तुम इससे भी किसी के भी सिस्टम का पूरा अकाउंट तक सॉरी वेब अकाउंट तक ले सकते हो, इवन दो सिस्टम को भी पूरा एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसके ब्राउजर से तुम उसका पूरा सिस्टम हैक कर सकते हो, ठीक है। अभी हाल ही में क्रोम की CVE की वल्नरेबिलिटी आई थी 2023 की, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेसेस। यूनिवर्सल एक्सेस क्या है, और भी यहाँ पे हैं बट उनको मैंने अभी लीव किया। तो अब यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इट डज नॉट लेवरेज द फ्लॉ अगेंस्ट वेब एप्लीकेशन बट द ब्राउजर, इट्स
extensioner and its plugins. Okay, its extensions और its plugins. लाइक यहाँ पे कह सकते हो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सिर्फ वेब एप्लीकेशन के फ्लॉज में ही नहीं होता है, वो ब्राउजर में अगर कोई फ्लॉ है तो भी वहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि उनके एक्सटेंशंस वगैरह पे मिलता है या उसके प्लगइन्स में मिलता है, ठीक है। So a very simple example within the Google Chrome word reference extension, यानी ये कोई एक्सटेंशन था जिसमें कह सकते हो that does not properly sanitize the input of the search. That means इस एक्सटेंशन में कुछ सर्च करने का ऑप्शन था जो कि ढंग से सैनिटाइज नहीं किया जा रहा था, तो इसमें कह सकते हो एक्सेस मिल गया, ठीक है। और इसकी मदद से कह सकते हो जिसके उसमें ये कह सकते हो होगा उसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो ये होते हैं यूनिवर्सल एक्सेसेस। अब हम बात करें थोड़ा इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसेस की। एक्सेसेस से तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम कुकीज़ को स्टील कर सकते हो, यूआरएल को रिडायरेक्ट कर सकते हो, मालवेयर को इंस्टॉल करा सकते हो, डिफेसमेंट कर सकते हो, ब्राउजर को हैक कर सकते हो, पेज का कंटेंट चेंज कर सकते हो, की लॉगिंग तक, की लॉगर को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। करने को तुम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लॉगिन पेजेस पे अगर तुमको मिलता है तो वहाँ के तुम डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड निकाल सकते हो उसमें जो यूज़ करे जाते हैं लॉगिन करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें तो और भी कई सारे एक्सप्लोइटेशंस हैं। अब वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना क्रिएटिव सोच सकता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम वाफ बाईपास, तो ये सारी चीज़ें तो कह सकते हो फिल्टर बाईपास यूजिंग HTML एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे वाफ बाईपास करने के लिए तुम यूआरएल में इनकोडिंग कर सकते हो, बेस 64 में यूज़ कर सकते हो, अपर केस लोअर केस यूज़ कर सकते हो, उनको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और कह सकते हो और क्या, और तो कह सकते हो इन्हीं सब चीज़ों पे लिख सकते हो। और फिल्ट्रेशन बाईपास करना हो तो वहाँ पे सबसे पहले तुमको ये चेक करना पड़ेगा वेबसाइट्स में कि लाइक क्या चीज़ ब्लॉक है वेबसाइट में, ठीक है, और क्या क्या सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करी गई है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कि स्क्रिप्ट टैग्स, अगर जहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स क्लोज हैं तो तुम ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को जो कि मैंने अपने पास्ट में बनाए हैं और यूज़ करे हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे यूजिंग HTML एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो ये पेलोड्स बनते हैं वो किन किन चीज़ों से बनते हैं। सबसे पहला HTML एट्रीब्यूट्स, यानी HTML के टैग्स जो हैं उनसे तो बनते हैं, और उनके जो एट्रीब्यूट्स जैसे कि ये होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये ऑन लोड, ऑन एरर, ऑन माउस ओवर, ऑन इनपुट, ऑटो फोकस, ऑन फोकस, ठीक है। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर तुम सर्च करते हो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये देखो एलिमेंट इवेंट नहीं, देखो ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ये सारे, ये देखो ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को तुम पढ़ सकते हो और अपने आप से पेलोड्स वगैरह बना सकते हो। दैट्स मैंने शुरुआत में बोला था कि इसमें तुमको बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हो ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने एग्जांपल दे रखे हैं जो कि तुम लोग यूज़ में ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो एक्सेसेस फाइंड करने का, जो कि पास में मैंने इन सबको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया है और फाइंड किए हैं, ठीक है। सो आजकल तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द जगह पे स्क्रिप्ट टैग्स प्रोहिबिटेड है, बट मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स दूंगा जहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स प्रोहिबिटेड भी हैं और अलाउड भी हैं, जहाँ पे तुम बाईपास भी कर सकते हो उनको, ठीक है। सो तो अभी हम लोग अपने लैब में चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने जैसे कि इम्पैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें देखी, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग बस यहाँ पे देखेंगे कि हम वाफ बाईपास कैसे कर सकते हैं और एक्सेसेस फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनके इम्पैक्ट्स वगैरह में हम लोग बाद में जाएंगे या इसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं रिफ्लेक्टेड में, मैं गया यहाँ पे, मैं डीवीडब्ल्यू सिक्योरिटी सेटिंग्स लो, हो गया रिफ्लेक्टेड। तो
अब यहाँ पे जैसे कि मेरे से पूछा जा रहा है कि नेम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तुम लोग इनको फाइंड कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन पेज, सर्च बार, देखो इन सिंपल वर्ड्स जहां कहीं भी तुम इनपुट दे सकते हो वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं, हर कहीं पे, इवन यूआरएल पे भी दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखो अब यहाँ पे जहां पे तुम इनपुट दे सकते हो वो क्या हो गया, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ठीक है। ईमेल सब्सक्राइब, अरे कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसी जगह पे ढूंढ सकते हो। और क्या है, सर्च बार, यूआरएल, ठीक है। तो ये मैंने कुछ दे दिए हैं जो कि तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास, अगर इसमें यहाँ पे देता हूँ, अगर मैं अपना, यहाँ पे मेरे से पूछा मेरा नाम, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, ठीक है, एंड सबमिट कर दिया। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे एक पैरामीटर आ गया ऊपर शो करता हुआ, और यहाँ पे ये लिख के आया। तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स में चेक कर सकते हैं क्या ये वल्नरेबल है एक्सेस से कि नहीं। तो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे हम करते क्या, यहाँ पे हम एक, जैसे कि हमने ये पेलोड बनाया था, तो इसको हम कॉपी करते हैं एंड जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो होगा यहीं पर रिफ्लेक्ट करेगा। सो इट डजेंट मैटर कि आप यहाँ पे दो या यहाँ पे दो, ठीक है। सो सबमिट एंड एज यू कैन सी, बूम, हमारे पास मिल गया एक्सेस। ओके, सो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कह सकते हो इंजेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पे हमको एक्सेस मिल गया, ठीक है। अभी अगर हम DBWS सिक्योरिटी की सेटिंग्स को हाई कर दें, थोड़ा मीडियम कर दें, अब अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हेलो अलर्ट आ रहा है। दैट मीन्स अलर्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि ओनली यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग्स हैं वो क्लोज हैं। तो अगर मैं इधर पे से कोई, कहाँ गया स्क्रिप्ट टैग, इधर में से कोई उठा लूँ, जैसे कि मैं यही उठा लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे बूम काम कर गया, फिल्ट्रेशन बाईपास हो गई। फिल्ट्रेशन क्या थी, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स को अलाउ नहीं कर रखा था। सो इट डजेंट मैटर कि अलाउ नहीं कर रखा है। तो आप लोग यहाँ पे इमेज टैग भी यूज कर सकते हैं, इमेज src इक्वल्स टू x 1, सबमिट, ये लो यहाँ पे आ गया, ओके। और यहाँ पे एक इमेज का साइन आ गया, ठीक है, ये देखो। तो अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया। अब स्टोर्ड बेस में हम देखें, स्टोर्ड बेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ दे रखी है। तो इसमें मैं अब स्टोर्ड बेस में भी कह सकते हो वही सारी चीज़ है जो मैंने रिफ्लेक्टेड में किया, कि इसका ये पैरामीटर को हम अगर देखो, जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे कह सकते हो कैरेक्टर्स की कुछ पर्टिकुलर लेंथ है कि तुम इतना ही टाइप कर सकते हो, तो उसको बढ़ाने के लिए इंस्पेक्ट पे जाओ एंड यहाँ पे टेक्स्ट साइज मैक्स लेंथ ये दे रखा है, तो इसको 100 कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड जस्ट वापस यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, ताकि मालूम चले कौन सा पैरामीटर वल्नरेबल है। समझ, 1 वाला यानी नेम वाला पैरामीटर वल्नरेबल है। तो अभी अगर हम यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स थी, इसलिए अगर हम लो करते हैं तो यहाँ पे जो लो है, तो देखो वापस से हो गया, ठीक है। तो भी अगर तुम यहाँ पे हेलो करते हो और नॉर्मल यहाँ पे करते हो साइन इन गेस्ट बुक, तो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 2 क्यों है, क्योंकि देखो जो पहला वाला था ये लो वाला है, ये हाई वाला है, आई मीन मीडियम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस रीसेट कर देता हूँ। अरे कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मालूम चल गया, ओके, ये कैसे होता है। एंड ऑल ओवर मैंने चीज़ तुम लोगों को बताई दी कि कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, और अदर टैग्स वगैरह को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ तो
रिफ्लेक्टेड वाले में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अरे ये शो सबमिट, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो शो, यहाँ पे क्लिक करने का एक ऑप्शन आ रहा है। सो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो एक्सेस पॉपअप हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ वो समझते हैं। यहाँ पे बताया गया था एक ये एंकर टैग लगाया गया था। एंकर टैग क्यों लगाया जाता है? HTML में एक हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हर्फ में जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे कॉलन एंड यहाँ पे अलर्ट दे दिया था। ये देने के बाद यहाँ पे एक ये इसका नेम सेट कर दिया था कि एंकर टैग का नेम ये होगा। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो किस पे रिडायरेक्ट करेगा? हर्फ में जो यहाँ पे URL दी जाती है उस पर। तो यहाँ पे जो कंटेंट रहेगा वो उसके बिहाफ में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे शो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। और कह सकते हो हाइपर लिंक्स को ऐसे ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे कि कहीं पे तुमने एक्सेस किया सर्च बार में और हाइपर लिंक में तुम्हारा ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्सेस ए टैग में, तो तुम वहाँ पे ये पेलोड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है, इन सबको तुम ट्राई कर सकते हो खुद ब खुद। ठीक है, जैसे कि बॉडी, ऑनलोड, अलर्ट, इमेज, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक और मेथड दिखाता हूँ। और किस चीज़ में, एक और चीज़ था, जैसे कि कई बार हमारे जब हम लोग लॉगिन पेजेस पे जाते हैं, ठीक है, तो एक लॉगिन पेजेस पे कह सकते हो फाइंड करने का मेथड कहाँ गया? मीट पे नहीं हो क्या? अरे अरे यार, कब से मीट पे नहीं था मैं। कट कैसे हो गया था? रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग की अपलोड कर दूंगा। ओके, क्या ही करूँ यार। एक मिनट, लिंक कहाँ गई? कोई आता है क्या? नहीं, नहीं तो चलो आना होगा तो आ जाएंगे, वरना हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक कह सकते हो लॉगिन का वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वो वेबसाइट, एक मिनट, जिस मैंने फ़ोन पे सेव कर रखी है उसको मैं निकालता हूँ। तो वो यहाँ पे कह सकते हो हाँ, ठीक है। तो क्या था वो? gfg.com.pk/login.php, एंटर। तो यहाँ पे अभी एक लॉगिन का पेज आता है एंड जस्ट वेट। ओके, सो एज यू कैन सी ये हमारा लॉगिन पेज है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी डालता हूँ, जैसे कि कुछ भी ऊट पटांग डाल देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक मैसेज पैरामीटर आया और इसकी वैल्यू जो है वो किसी हैश में इनकोडेड है। ये आई गेस बेस 64 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस 64 डी कोड लिखा और यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ।
एंड जस्ट यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो एंड डिकोड पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे सॉरी वी कांट फाइंड योर अकाउंट, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इनकोड कर दें, और इनकोड में क्या कर दें, हम अपना एक स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, और इसको हम इनकोड कर दें एंड इनकोड करने के बाद यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर हम इसको वापस से पेस्ट करते हैं और हिट एंटर, तो यहाँ पे देखो हमको एक्सेस मिल गया रियल लाइव वेबसाइट पे, ठीक है। ओके, अरे मेरे को थोड़ी मालूम था कॉल नहीं कर पा रहा था, तू कॉल क्यों नहीं किया मेरे को? रील भेजने तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, हरामजादे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, चिंता मत करो। तो यहाँ पे हमने ऐसे फाइंड कर लिया। और अगर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो आप खुद से भी लगा सकते हैं एरर MSG एरर मैसेज, और यहाँ पे आप XSS देखिए क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, देन आप पूरे ही लगा दे एरर मैसेज, ये भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बस नॉर्मल मैसेज लगा के देखिए। अगर ऐसे इन 3 चीज़ों में से किसी वेबसाइट में अगर ऐसे हो जा रहा है, देन आप लोग वहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, ठीक है। कई बार वेबसाइट्स में पोस्ट रिक्वेस्ट जारी होती है यहाँ से, तो आप लोग इस पर एक बार चेक कर लें। जैसे कि मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इनपुट फॉर्म मेथड पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैरामीटर हमको दिख गया था एंड उसके बाद हमने यहाँ से एक्सेस फाइंड कर लिया। अरे स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने, अब दिखेगा। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे लॉगिन पेजेस पे ये कह सकते हो वल्नरेबिलिटी, और ऐसे आप कहीं पे भी लाइक ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे भी कहीं पर भी आपको एक मैसेज शो हो रहा है, कहीं जैसे कि लॉगिन कार्ड पे गए तो वहाँ पे मैसेज शो हो रहा है एंड समथिंग और भी कहीं पे भी मैसेज शो हो रहा है, देन आप लोग वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आर्यन चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। वो आई डोंट नो क्या हो गया था नेट को, पता नहीं क्या भूत चढ़ गए थे समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि हमने यहाँ पे एक ये रियल लाइफ वेबसाइट में मैंने फाइंड किया, तो एक ऐसी वेबसाइट आप लोगों को भी मिल जाएगी टेस्ट करने के लिए। एंड अगर हम जस्ट नॉर्मल एक वेबसाइट पे जाएं तो एक है redshift.in, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वेबसाइट, तो अगर यहाँ पे रियल लाइफ वेबसाइट में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं सर्च पैरामीटर में XSS, तो सबसे पहले आपको देखना कि वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं पे। आपने देखा कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो राइट क्लिक करिए, व्यू पेज सोर्स करिए, कंट्रोल F करके XSS देखिए कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहला तो स्पैन टैग है, आपको देखना क्या कहीं इनपुट टैग में आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो इनपुट टैग में आ रहा है ये। तो एंड किससे हो रहा है, एंड इससे हो रहा है, तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, एंड देन इसके बाद XSS लिखेंगे। हम इसके इनपुट पैरामीटर को ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। हिट एंटर एंड यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये देखो XSS बाहर निकल के आ गया, ये देखो, यानी इनपुट पैरामीटर ब्रेक हो गया। तो यानी अगर हम ऐसे करके यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट एंड हिट एंटर, तो यहाँ पे फॉरबिडन आ गया हमको। तो अब इसको अपर केस लोअर केस के साथ मिक्स कर दो, ठीक है। स्क्रिप्ट एंड हिट एंटर, तो देखो सक्सेसफुली बाईपास कर लिया, ठीक है। फिल्ट्रेशन हमने बाईपास कर दी क्लाइंट साइड पे जो लगी, सर्वर साइड पे लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मटिल्डे पे देखें कि क्लाइंट साइड पे फिल्ट्रेशन कैसी लगी हो सकती है, ये तो रियल वेब एप्लीकेशन पे था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मटिल्डे पे जाएं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड DNS लुक, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टॉगल सिक्योरिटी कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी डालते हैं जैसे कि स्क्रिप्ट अलर्ट
वन स्क्रिप्ट लुकअप। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि तो यहाँ पे अगर हम लुकअप बेस पे करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमको, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं बर्प सूट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको बाईपास करने ये क्लाइंट साइड की फिल्ट्रेशन रहती है और एक क्लाइंट साइड की फिल्ट्रेशन बाईपास करना इजी रहता है। तो जस्ट यहाँ पे बर्प सूट ओपन हुआ, proxy and just hit enter। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लो, पहले XSS सर्च करो, बर्प में रिक्वेस्ट कैप्चर करो, लुकअप DNS एंड यहाँ पे जहाँ पे XSS है इसकी जगह पे अपने स्क्रिप्ट अलर्ट वन स्क्रिप्ट ये लिख दो एंड फॉरवर्ड कर दो। तो ये देखो सक्सेसफुली हमको यहाँ पे XSS देखने को मिल गया। तो क्लाइंट साइड की फिल्ट्रेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो बेसिक सी फिल्ट्रेशन रहती हैं, ठीक है। तो क्लाइंट साइड पे चीज़ें ये वो नहीं रहता, मायने नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ख़त्म होती है। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग कल देखेंगे, जो कि है इसके इम्पैक्ट वगैरह कहाँ गया, ये सारी चीज़ें, जैसे कि जो इम्पैक्ट है वो सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे सारे यहाँ पे, जैसे कि कुकी स्टीलिंग हो गया, यूआरएल रिडायरेक्शन, मालवेयर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो ब्राउज़र हैकिंग, पेज